सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बयान किया जाता है कि एक बेरहम शख्स जिसे खुदा ने कुव्वत और इख्तियार दे रखा था, वो बेरहम शख्स गरीबों से लकड़ियाँ छीन कर जो वो जलाने के लिए लाते थे, उन लकड़ियों को अमीरों के हाथ फ़रोख्त कर दिया करता था। गरीब उसकी ज़्यादती पर बहुत वावेला करते थे, बेचारे और कर क्या सकते थे, लेकिन वो ज़रा भी परवाह नहीं करता था। उसे ये जुल्म करता देखकर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि तुझे चाहिए कि गरीबों और कमज़ोरों के साथ ये जुल्म ना कर, ये सिलसिला बंद कर दे। लेकिन उसने अपने उस दोस्त की नसीहत पर कान ना धरा और अपने धंधे में लगा रहा। एक दिन उस जालिम के घर में अचानक आग भड़क उठी और एक ही लम्हे में उसका सारा घर जलकर राख का ढेर बन गया। वो अपने घर के सामने बैठा आहो बका कर रहा था कि इत्तेफाक से उसका वही नसीहत करने वाला दोस्त उधर से गुजरा जिसने उसे गरीबों को ना सताने की नसीहत की थी। उसने अपने दोस्त को देखा तो कहने लगा कि मालूम नहीं मेरा घर किस तरह जल गया। उसके दोस्त ने फ़ौरन जवाब दिया, ए जालिम शख्स, तेरा घर गरीबों की बद्दुआओं की वजह से जल गया। क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था कि गरीबों को सताकर उनकी बद्दुआएं ना ले? हज़रत सादी की हिकायत में ये बात बताई गई है कि गरीबों और कमज़ोरों को सताना जिस कदर आसान नज़र आता है, लेकिन इस गुनाह की सज़ा से बचना उतना ही मुश्किल। मजलूम लोग जब दुनियावी सहारों से मायूस होकर आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी ये दुआ कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेती है। उस दुआ को कमज़ोर ना समझिए, बड़ी ताकत होती है उस दुआ में। नाज़रीन, कहते हैं कि मजलूम की दुआ और आह अर्श तक हिला देती है। ज़रा इस जुमले पे गौर करें, अर्श तक हिला देती है। सोचिए कैसी दुआ होगी और क्या आह होगी वो जो अर्श हिला दे। जालिम शख्स की रस्सी जितनी भी लंबी क्यों ना हो, जब कुदरत पकड़ने पर आती है तो लम्हे भर में जालिम को निशाने इबरत बना देती है। हमारे माशरे में भी ऐसे जालिम भेड़िए मौजूद हैं जिनको किसी सूरत भी इंसान नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग इंसानों के भेस में दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत की चादर तो ओढ़ी है, लेकिन हकीकत में इंसानियत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हवस के पुजारी अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसानी जानों के चिरागों को जीते जी बुझा देते हैं, तो कभी इंतकामी आग में जलकर ये दरिंदे बिला वजह खून बहाने को अपना हक समझ बैठते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसका इस वक्त मीडिया पर शोर मचा हुआ है, ये भी एक ऐसी दरिंदगी की दास्तान है जिसको सुनकर बाकायदा रूह कांप जाती है। ज़ाहिर जाफ़र वो इंसान नुमा भेड़िया है जिसने एक निहत्ती, बेबस और कमज़ोर लड़की को बेरहमी से ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसे दरिंदगी दिखाई कि ऐसी दरिंदगी कि उसे देखकर शायद ये जो दरिंदे हैं ना वो भी शर्मा जाएं। ये बेरहम कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने पुलिस के सामने अपनी ज़बान भी खोल दी, लेकिन जो नूर के घर वालों पे बीती उस दुख का, उस दर्द का कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वाक़ये को मैं बयान कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं। लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे, ज़बान भी साथ नहीं दे रही। जो क़यामत उस मुसीबत की मारी पे गुजरी, ज़रा सोचिए, क्या उसका तसव्वुर करके दिल कांप नहीं जाता, लर्ज़ नहीं जाता? पुलिस तफ्तीश में उस बर्बरियत, वहशत, हैवानियत का जो नक्शा सामने आया है, उसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। पता नहीं उस दरिंदे ने कैसे उसे अपने घर बुलाया होगा और जाने किस लम्हे नूर को हालात की संगीनी का एहसास हुआ होगा और उस वक्त उसकी हालत क्या हुई होगी। उसे सोच कर ही हालत अजीब सी हो जाती है, जिससे मैं सनसनी दौड़ जाती है। अच्छा नाज़रीन, जब नूर मुकद्दम अपनी ज़िंदगी के सबसे तल्ख लम्हा, मेरे ख्याल से तल्ख लम्हा ही होगा, उससे तल्ख लम्हा क्या हो सकता है उस बेचारी की ज़िंदगी का, जब अपनी ज़िंदगी के सबसे तल्ख लम्हे और क़यामत खेज़ घड़ी से गुजर रही थी, पुलिस उस घड़ी का खाका कैसे पेश करती है सुनिए ज़रा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें नूर मुकद्दम पर होने वाले जुल्म के लम्हात कैद हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक डरी हुई, सहमी हुई, खौफजदा नूर
4:30 बजे दिखाई देती है, जो बालकनी से भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से खुद को गार्ड के कैबिन में बंद कर लेती है। यकीनन वो उस टाइम पे चीखी भी होगी, उस वक्त चिल्लाई भी होगी, उसने शोर करके मदद के लिए लोगों को पुकारा भी होगा, लेकिन सब कुछ यकीनन बेकार गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो इस्लामाबाद के पोश इलाके में नहीं बल्कि जंगल में थी, खूबसूरत घरों का जंगल, जहाँ के दरो दीवार से उसकी आवाज़ें टकरा कर दम तोड़ती रहीं। और फिर वो दरिंदा उसे घसीट कर घर के अंदर ले गया। ये भी यकीनन घर में मौजूद गार्ड्स, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, यकीनन ये सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस दरिंदे को रोका नहीं और वो बगैर किसी खौफ के, डर के खून की होली खेलता रहा। तशद्दुद से लेकर कत्ल तक की कार्रवाई 3 घंटे तक जारी रही। कितनी तड़पी होगी नूर, कितना तकलीफ दे है ये एहसास। ये जुल्म देखने वाले अंधे, बहरे, गूंगे हो गए। किसी ने भी जालिम का हाथ नहीं रोका। अच्छा नाज़रीन, जब भी कोई ज़्यादती, तशद्दुद या कत्ल का कोई वाक़या होता है तो ये जो हमारे आला हुकाम है ना, ये दावा करते हैं कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इबरत का निशान बनाया जाएगा। ऐसे कहते हैं ना ये लोग, लेकिन ये दावे सिर्फ दिखावे साबित होते हैं। किसी बासर मुल्जिम को हमने कभी भी अंजाम तक पहुंचते नहीं देखा। हाँ, देखा है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करता है, धड़ल्ले से कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है और भाग जाता है। नूर मुकद्दम केस में भी कुछ ऐसा हो रहा है। शहबाज गिल का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, शहबाज गिल नूर मुकद्दम के वालिद के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक्चुअली उनका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। ये सांसें हमदर्दी, ये दावे सिर्फ दिखावे के हैं। हुकूमत इस केस के जिम्मेदार को फांसी पर लटकाए तो फिर होगा, वो क्या कहते हैं, ये इंसाफ। वो लफ्ज़ बोला जाता है ना, इंसाफ, फिर होगा इंसाफ। बेटी तो चली गई, अब इस नूर के वालिदैन की हसरत है तो सिर्फ यही कि इंसाफ मिल जाए, इंसाफ। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, जब नूर मुकद्दम का जनाजा उठा होगा तो उसकी वालिदा पर क्या बीती होगी। जैसा कि ज़ाहिर नामी भेड़िए ने नूर का सर तन से जुदा कर दिया था, लेकिन ये बात उसकी जो दुखों की मारी माँ है उससे बहुत देर तक छुपा कर रखी गई थी कि उनकी बेटी का जस्ते खाकी दुरुस्त हालत में नहीं है, वरना माँ का तो यकीनी तौर पे कलेजा फट जाता। आहों सिसकियों में नूर मुकद्दम को दफनाया गया और रुखसत के वक्त नूर की वालिदा अपनी बेटी के चेहरे पर झुक झुक कर कहती रही कि मैंने अपनी बेटी को अल्लाह के हवाले किया, मैंने अल्लाह के हवाले किया। और क्या करती वो बेबस माँ। जब ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर होंगे नाजरीन, तो अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। इन मंजरों, इनकी मंजरकशी करना या ये पूरा खाका पेश करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताने वाला भी यकीनी तौर पे बेबस होगा और जिस पर बीती होगी उसकी क्या हालत होगी। अल्फाज काफ़ी नहीं है बयान करने के। उस वालिदा के बारे में आप सोचें, कितनी बेबसी है। और फिर लवाहिकीन जालिम के अंजाम को यकीनी तौर पे देखना चाहेंगे ना, फिर यही हसरत रह जाएगी कि अब इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं बात कर रही थी शहबाज गिल साहब की हमदर्दी की, दुख में शरीक होने की, हुकूमत की संजीदगी की, लेकिन आप अंदाज़ा करें इस संजीदगी का कि इस केस के फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए तो ईद की छुट्टियों की वजह से उनकी जांच नहीं हो सकी और अब ईद के बाद कई दिन गुजर गए, ऐसा ही है, लेकिन फॉरेंसिक सबूतों पर कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। आखिर किस बात का इंतज़ार है? अगर फॉरेंसिक सबूत खुदा ना ख्वास्ता ज़ाया हो गए फिर क्या होगा? फिर इस केस का बनेगा क्या? कोई बताएगा मुझे? जाहिर है वही होगा जो होता है, केस कमज़ोर हो जाएगा। केस कमज़ोर होगा तो फिर उस दरिंदे को फ़ायदा हो जाएगा और ऐसे में ज़िम्मेदार को सज़ा कैसे मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? ये क्या है? क्या ये सब कुछ जानते बूझते हुए किया जा रहा है? ये सवाल आएगा जहनों में और आना बनता है और पूछना भी बनता है कि क्या ये जानते बूझते हुए किया जा रहा है? इन फोरेंसिक सबूतों को नज़रअंदाज जानबूझकर किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है?
और सोने पर सुहागा कि जाहिर जाफरी दोहरी शहरियत रखता है, यानी उसके पास अमरीकी शहरियत भी मौजूद है। और अब अमरीकी सिफारत खाने की हमदर्दियां उस भेड़िए का, दरिंदे का साथ दिखाई दे रही हैं, बाकायदा साथ दे रहे हैं। और खबरें गर्म है कि अमरीकी सिफारतकारों ने नून मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर से होने वाली मुलाकात की तस्दीक करते हुए वजाहत जारी की है। इस्लामाबाद में कायम जो अमरीकी सिफारत खाना है उसकी जानिब से तस्दीक की गई है कि सिफारत खाने के एहलकार ने जाहिर जाफर से जेल में जाकर मुलाकात की। और ज़रा सुनिएगा एलामिया में क्या बताया गया कि किसी दूसरे मुल्क में अमरीकी शहरी उस मुल्क के कवानीन के ताबे नहीं है। अमरीकी दूसरे मुल्क में गिरफ्तार हो तो खैरियत जान सकते हैं। और दूसरी जानिब विफाकी पुलिस ने अमरीकी सिफारत खाने के ट्वीट की तरदीद की है। और क्या कहना है जी कि मुलजिम जाहिर जाफर से किसी सिफारतकार की मुलाकात हुई ही नहीं है। मुलाकात का तासुर देने की कोशिश बेबुनियाद है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने बताया कि जी मुलजिम से मुलाकात की किसी को इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को फ़िलहाल मिलने दिया जा सकता है। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि धुआं जो होता है ना वो वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। आग के बगैर कभी धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दिए, नज़र आए? अब ये जो जाहिर जाफर नामी दरिंदा है, इस दरिंदे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकाई जा रही है। अगर नूर मुकद्दम के इस कातिल को छोड़ दिया गया तो फिर हुकूमत और तमाम जिम्मेदार हुकाम पर सवाल उठेंगे और इनको जवाब देने होंगे। अब ऐसे नहीं चलेगा कि सवाल पूछा जाए तो जवाब दिया ना जाए, गोल मोल कर दे, अब जवाब देने होंगे। ये बात सच है कि मुल्जिमान को जुर्म करते हुए डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक तो जुर्म करने वालों के पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं और दूसरा हमारा कानून मुजरिमों की गिरफ्त करने में कमज़ोर रहता है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद इंसाफ की कानून से होती है और जब कानून ही मुजरिमों की गिरफ्त करने में कमज़ोर हो जाए तो बेचारा कमज़ोर शख्स जिस पे जुल्म भी किया गया वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे उम्मीद रखे, क्या करे, वो अपनी बेबसी किसे बताए? और कुछ एक तो ये कानून जो है मुजरिमों की गिरफ्त करने में कमज़ोर रहता है और कुछ हमारे रहबरों की नीयत का फतूर भी नज़र आता है। आपको वो ज़ैनब अलर्ट बिल यकीनन याद होगा। ये बिल विफाक से तो पास हो गया था लेकिन उसके बाद इस बिल को तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी अपने अपने तौर पर एप्लीकेबल बनाया। लेकिन इस बिल पर अब तक मज़ीद पेशरफ क्या हुई है कुछ खबर नहीं, पता नहीं। ये जो हमारे रहबर हैं इन रहबरों को पता नहीं किस चीज़ ने रोक रखा है कि वो इस बिल को काबिल अमल नहीं बना पा रहे। इस बिल के ज़रिए पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि किसी बच्चे की गुमशुदगी या अगवा के वाक़े की रिपोर्ट दर्ज होने के 2 घंटों के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल में एक और बात कही गई थी, वाज़े ये बात कही गई थी कि अगर पुलिस अफसर कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं करता तो उसका ये इक़दाम काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगा। इस बिल में यह भी तजवीज़ किया गया था कि जी जो बच्चों के जिनसी इस्तेसाल करने के मुकदमे हैं उसमें दी जाने वाली सज़ा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दिया जाए। हमारे रहबर तो ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात पर एक होने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करके अपनी सहने की तस्कीन करते रहते हैं। इसीलिए ना रोज़ कोई ना कोई रेप या कत्ल का नया वाक़या आ जाता है। अभी पुराना वाक़या रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं और नया वाक़या आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मुल्जिमों को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं हमें। अफसोस, सद अफसोस। कल मुफ्ती हनीफ कुरैशी मजहबी स्कॉलर हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने बड़ी अहम एक बात की थी। टीम उनका क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा आपने सुना मुफ्ती साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में जिनसे तशद्दुद और बहीमाना कत्ल पर रोशनी डाली थी, बड़ी तफसील से बात की थी। अब उनकी बात के 2 पहलू ज़रा गौर कीजिएगा। पहला ये कि जो मुजरिमान जो जुर्म करते हैं, जुल्म भी करते हैं, जुर्म भी करते हैं, ये जो जुर्म करते हैं और धड़ल्ले से जुल्म करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं होता। उन्हें पता होता है कि हम कुछ भी कर लें, हमें कोई पूछेगा नहीं। अगर किसी के पास पैसा होगा, ताकत होगी, फिर आप जानते हैं कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ, बहुत अफसोस होता है। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी की बात में बहुत वज़न है क्योंकि एक बार नहीं हुआ यहाँ पे ऐसा, बार बार नन्हे फूलों के साथ ये जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, फिर कत्ल के वाक़यात होते हैं, ये हो रहे हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी। अभी एक वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा था, दूसरा आ जाता है। एक वाक़े की भी गूंज ख़त्म नहीं होती है, उस पर प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, दूसरा आ जाता है। औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं, कोई महफूज नहीं है। अब आज भी कराची में एक फूल पर
क़यामत टूट पड़ी। 6 साला बच्ची महम नाम, उसको ज़्यादती के बाद कत्ल करके उसकी लाश को इंतहाई बेदर्दी के साथ, अच्छा पहले ज़्यादती की जाती है, फिर मारा जाता है नन्हे बच्चों, उसके बाद फिर कचरा कुंडी में लाशें फेंक दी जाती। कौन है ये करने वाले? हैवान है ये, शायद हैवान भी इनसे बेहतर होंगे। अब इस जुल्म पर आसमान फटा ना ज़मीन लर्जी, और इससे पहले नन्ही ज़ैनब वाला वाक़या किसको भूल सकता है, सबको याद है, सबके सामने। फिर इसी तरह नसीम बीबी, उनके साथ क्या हुआ कि एक वहशी दरिंदे ने ना सिर्फ उनको हैवानियत का निशाना बनाया बल्कि उनके 14 माह के बच्चे को भी खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। अब इसी तरह डिफेंस लाहौर की 26 साला, क्या नाम था, मायरा जुल्फ़िकार, उसके साथ जो आपको याद होगा, शुजाबाद की रहने वाली गुल नाज बीबी हैं जी, उनका भी गैंग रेप किया गया। हैदराबाद में क्या हुआ कि शोहर के हाथों तशद्दुद के बाद मुबैना तौर पे कत्ल होने वाली खातून जिनका नाम कुरतुलैन, उनका मामला भी सबके सामने है। कुरतुलैन के भाई क्या कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लाश देखकर मैंने सोचा कि कोई इंसान किसी दूसरे पर ऐसा तशद्दुद कर सकता है और कैसे कर सकता है। मकतूला के भाई ये भी कहते हैं कि बहन की तशद्दुद के साथ मौत देखकर अब सोचता हूँ कि अपनी बेटियों की शादी ना करूं। ज़रा सोचें, शख्स का मतलब वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अपनी बेटियों की शादी ना करूं। कहते हैं कि बेटियां बोझ थोड़ी हैं कि उन्हें दरिंदों के हवाले कर दूं। बिल्कुल सच कहा कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि ये जो दरिंदे होते हैं ना, ये हैवान होते हैं, ये माशरे पर बल्कि पूरी दुनिया पर बोझ हैं। अब इस बोझ को ख़त्म कर देना चाहिए, इनका सफाया कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कर देना चाहिए इन दरिंदों का, वहशियों का, इन जानवरों का सफाया जल्द अज जल्द। लेकिन ये जो कानून में कमजोरियां हैं ना, इसकी वजह से ये जो दरिंदे हैं, ये वहशी हैं, ये जानवर, ये बेज़मीर कातिल, ये बच निकलते हैं बड़ी आसानी से। और फिर जब एक बचता है ना तो दूसरा इस तरह की वारदात करते हुए घबराता नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं सेट की जाती ना। कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए कि फिर खौफ हो कि मेरे साथ भी ये होगा अगर मैं ये करूँगा। तो हनीफ का आपने क्लिप सुना था, अभी देखा था आपने, क्या वो फरमा रहे थे, उनकी बात में बड़ा वजन है कि जी मुजरिमान को ये फिक्र नहीं ना होती कि उन्हें कोई पकड़ सकता है, इसलिए जुर्म करते हुए खौफ नहीं होता। इसी तरह मुफ्ती साहब ने एक और अहम पहलू बयान किया, दूसरा पहलू वो क्या था कि जी ये जो फहाश मवाद है ना, जो ये लोग देखते हैं, ये क्या करते हैं कि इसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ती है, और जो फहाश फिल्में हैं ये इंसान के ज़हनों में गंद भर देती हैं, जिसकी वजह से जो ऐसे शैतानी और नापाक वाक़यात हैं ये रूनुमा होते रहते हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने भी, आपको याद होगा कि फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उन्हें उस पर बल्कि बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान पर तनकीद हुई थी कि जी मुख्तसर लिबास और फहाश मवाद की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती है। उनके बयान का ये मतलब निकाला गया कि जी वज़ीर आज़म ये कहना चाहते थे कि मुजरिमान का इस सब में कोई कसूर नहीं होता और सारा कसूर उन लोगों का होता है जो हवस का निशाना बनते हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इस बात की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत समझा गया, गलत रंग दिया गया। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि मुजरिमान को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए, रेप और कत्ल करने वालों का दर्दनाक अंजाम होना चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने रेप के मुजरिमान को नामर्द करने की तजवीज़ भी दी थी। और क्या ही अच्छा हो कि इस सज़ा पर अमल दरामद शुरू हो जाए, फिर ये दरिंदी के जो वाक़यात हैं ना यकीनी तौर पर खुद ब खुद रुक जाएंगे, या फिर इनमें एटलीस्ट कमी ज़रूर आएगी। और यही इलाज है इन लोगों का, और ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 2 माह बाद कोरोना के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह 7.8% हो गई और 52,291 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,119 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में आखिरी बार 21 मई को कोरोना के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे और उस रोज़ मुल्क में कोरोना से 88 अमवात भी हुई थी। अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 23,133 हो गई है।
अच्छा, कराची में बिलखुसूस कोरोना की जो चौथी लहर है वो खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 30% से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद पाबंदियों के साथ लॉकडाउन पर भी गौर शुरू कर दिया है। तिब्बी माहिरीन और महकमा सेहत सिंध ने सूबाई टास्क फोर्स को 15 दिन के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश की है। फैसला ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जुमे को तलब किया, जिसमें लॉकडाउन के हवाले से हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, इंचार्ज कोविड टेस्टिंग लैब डाउ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सिमी जमाली, एग्जेक्टिव डायरेक्टर जिना हॉस्पिटल, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले डॉक्टर सईद खान आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। सर, आपके पास जो वैक्सीनेटेड केसेज हैं, ज़रा ये बताइएगा, ये बड़ा कन्फ्यूज़ कर रही है चीज़ लोगों को कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बावजूद उनको कोरोना हो जाता है। तो जो वैक्सीनेटेड केसेज आपके पास आए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली इसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया, ये ज़रा समझा दीजिएगा नाजरीन को कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो आपको आईसीयू में जाने से या वेंटिलेटर पे जाने से किसी हद तक बचा सकती है वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन वैक्सीनेशन बहुत कारआमद है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हॉस्पिटल्स में जितने लोग आए हैं उनमें 85% वो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, वो आईसीयू या एचडीयू या शदीद बीमार हुए, और 85% तादाद उन लोगों की है। सिर्फ 15% उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी। तो और उसमें भी काफ़ी सारे एप्स एंड बट्स है कि सिंगल डोज लगाई थी या अभी उन्हें लगाई या उनको कोई शदीद कोई और बीमारी थी। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल मौसर है और ये आपको शदीद बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से रोकती है। वैक्सीन के बाद कोरोना हो सकता है, मतलब कुछ केसेस में, बहुत अक्सरियत नहीं, बहुत चंद केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के बाद भी उनमें वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसमें बीमारी की शिद्दत काफ़ी कम होती है बनिस्बत उसके कि जिसके वैक्सीन नहीं लगी। और जो परसेंटेज मैंने बताई कि जिस तरह 85% उन लोगों की है, अफराद की है हॉस्पिटल में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और खुदा न खास्ता अगर कोरोना हो भी जाए वैक्सीन के बाद तो उसकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सिमी, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। तिब्बी माहिरीन ने जो डेल्टा वेरिएंट है उसके फैलाव में तेज़ी के पेश नज़र कराची में जो 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे दबाव बढ़ा तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो मैम ये बात तो हकीकत है कि SOPs को फॉलो किया जाता है तो केसेस में कमी आ जाती है, और जब फॉलो नहीं किया जाता है तो केसेस में इजाफा हो जाता है। अब ऐसे में क्या 15 दिन का जो लॉकडाउन है वो आपकी नज़र में काफ़ी है इस खतरनाक लहर से निपटने के लिए? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ये SOPs पर अमल दरामद होता तो शायद हम इस नौबत पे, इस नहज पे पहुंचते ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं वो जो भी हुकूमत ऑर्डर्स करती है उसको डिफाई कर देते हैं, और हमें शायद खुशी महसूस होती है कि ऑर्डर्स फॉलो ही ना करें। लोगों को कहा कि आप अपने घरों पे रहें। अस्पतालों पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम नहीं है, जैसे अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इसको कंपेयर करें तो हम इतने मजबूत नहीं है। वो लोग फेल हो गए तरह तरह से, तो हम लोग तो उनके आगे बहुत कमजोर सिस्टम है। फिर भी किसी न किसी सूरत पाकिस्तान ने कम्बैट किया और बहुत बेहतर तरीके से कोविड के खिलाफ काम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर एक वेरिएंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया। इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, लैम्डा वेरिएंट और कोई और वेरिएंट भी आ चुका है ऑलरेडी कुछ ममालिक में। तो मेरा ख्याल में अब ये वो वक्त है कि इस वक्त भी हम संभल जाएं, और अगर इस वक्त लॉकडाउन या कोई सख्ती के से अमल दरामद नहीं कराया SOPs के ऊपर, और लोगों को घरों से निकलने से बिला जवाज लोग घर से निकले। आज हम लोग एक टास्क फोर्स की मीटिंग में गए थे चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के अंडर। तो मैं जब वापस आ रही थी तो मैं देख रही थी कि सड़क के ऊपर बेशबहा लोग थे जिन्होंने ना कोई मास्क लगाए हुए थे, ना उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ था, उसी तरह चले जा रहे थे आम दिनों की तरह। तो अगर इतना शऊर ही हमने बेदार नहीं होगा, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है ना, सिविलियंस की, सिविल पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करते तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो और हुकूमत को फिर करने पड़ेंगे ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स, और उनको इस डर से लोगों ने वैक्सीनेट कराया अपने आप को तो जी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अभी सिम कार्ड्स को बंद करने के लिए कहा है, बतदरीज करेंगे, लोगों को इंसेंटिव देंगे कि जी आप वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तो हम आपका ये बंद कर देंगे। ये तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। तो आई सपोज कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग जो है
SOPs पर अमल दरामद करें और खुदारा वैक्सीन मुफ्त में लग रही है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, आप जाएं और आसानी से लगवा सकते हैं। 18 साल से बड़ी उम्र के लोग तो वैक्सीनेट कराएं ताकि आप इस मोजी मर्ज से बचें और कम से कम बचें और इसकी सिवेरिटी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत माइल्ड होता है। जैसा डॉक्टर सईद ने बताया कि बहुत कम से मरीजों की तादाद जो है वैक्सीनेशन के बाद अस्पतालों में आई है और वो लोग सिर्फ आ रहे हैं जो कि या तो पार्शली वैक्सीनेटेड थे या वो लोग जिनको कोमॉर्बिड्स हैं या वो लोग हैं जो कि जिन्होंने सिरे से वैक्सीन लगवाई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। अब इस वक्त जो मुल्क में मजमूई सूरत हाल है उसके बारे में ज़रा बताइएगा और ख़ासतौर पे जो हमारा सेहत का निज़ाम है मज़ीद कितने केसेस का इजाफा बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर्स या ICUs की सूरत हाल को देखते हुए आप बता सकते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल बिगड़ती है, ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो क्या हम मैनेज भी कर पाएंगे? ये 4th वेव की तो अभी शुरुआत है, मतलब अगर हम इसको अंदाज़ा लगा लें कि अभी ये बहुत आगे पीक तक जाएगा। तो जो आपने 15 दिन का बताया तो इसमें एक फैक्टर ये है कि ईद पे जो बदपरहेजी है और लोगों ने SOPs को वायलेट किया तो उसका असर 15 दिन बाद या 2 वीक्स बाद सामने आएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब हमारे हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हालात तो आप पहले से मज़ीद इजाफा होता है मरीज़ों में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जिस तरह आपने विजुअल दिखाए थे कि इंडिया में किस तरह के हालात थे या अभी इंडोनेशिया में इस डेल्टा वेरिएंट से कितनी तबाही मची थी, तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात हमारे पास भी हो सकते हैं। अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे और हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हालात मतलब कैसे हम रोक सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। और अगर हम फैसिलिटी इंक्रीज की बात करें तो गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी बढ़ा सकती है। अगर 1000 बेड है तो 2000 कर लेंगी, 3000 कर लेंगी, लेकिन अगर आपके मरीज लाखों में खुदा न खास्ता बढ़ जाते हैं तो उसका तो कोई हल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट इतनी प्रेशर पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसका वाहिद हल है कि हम मरीज बनने से रोकें, मजीद मरीज ना बने और जो ये वायरस है दूसरे मरीज लोगों में ना चला जाए। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 15 डेज का इसलिए है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर किसी को ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गया है तो वो 15 दिन में सही हो जाए और दूसरे लोगों को ये मुंतकिल न कर पाए। तो इसको चेन ब्रेक करने के लिए ये 15 दिन की जो रिकमेंडेशन है ये बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं। अगर इसको हमने रोका नहीं तो ये रेप्लिकेट करता चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स इसके बढ़ जाएंगे। तो कोई भी हेल्थ सेक्टर इसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कितने आपने बेड बढ़ा दी, इतना आप इसको फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो मरीज बनने से हमें तादाद में कमी लानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर सीमी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी जो कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी नौयत क्या है? क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी एब्सोल्युटली फिजा, इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक तो वैक्सीनेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास वो आम खांसी, नज़ला, बुखार, माइल्ड सिम्टम्स वाले तो पेशेंट्स आते ही नहीं है। हमारे पास सारे वो पेशेंट्स आते हैं जो कि सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले होते हैं। तो ये इस वक्त जो आ रहे हैं पेशेंट्स सारे इसी तरह के पेशेंट्स हैं। वो कि हुकूमत, मैं ये इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ हुकूमत सिंध को कि इन्होंने पहले से बहुत कोशिशें और बड़ी काविशें की थी कि बहुत सारे बेड्स क्रिएट करने के लिए। हर अस्पताल में इन्होंने बेड्स क्रिएट करके दिए हैं और जगह जगह जहाँ जो फैसिलिटीज नहीं थी उनको अवेलेबल कराया। तो ये बात तो बहुत क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि आप कितने अस्पताल बना लें, आप कितने ICUs बना लें, आप जितने मर्जी चीज़ों को बढ़ा लें और एनहांस कर दें, लेकिन एक दफ़ा ये अभी और अगर दो हफ्ते अगर हम और देखें, अगले 2 हफ्ते बड़े क्रूशल होंगे हमारे शहर के लिए। और अगर इस 2 हफ्ते में हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा वही हशर होगा, खुदा ना करे जैसा पड़ोसी मुल्क का हुआ था। तो उससे बचने के लिए अभी सख्ती के इक़दाम ले लिए जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मुझे पता है और मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि आम लोगों को, ताजिरों को अपने बिजनेस की तकलीफ है, रेस्टोरेंट्स वालों को अपनी तकलीफ है, शादी और उसको अपनी तकलीफ है, लेकिन जान है तो जहान है। एक दफा अगर आपकी जान चली जाए तो फिर दोबारा तो जिंदगी नहीं मिलने वाली। तो बेहतर यह है कि आप इस वक्त थोड़ा सब्र कर लें, हौसला रखें इस 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद अपने आप को इस वक्त में वैक्सीनेट कराएं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, वैक्सीनेट कराइए खुदारा, और अपनी भी जान बचाएं और अपने प्यारों की भी जान बचाएं। अस्पताल का अमला जो है बिल्कुल सर बकफन खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए।
तो आप लोग क्यों हिम्मत नहीं करते और 2 हफ्ते की ये कुर्बानी दे लें अपने मुल्क और कौम की खातिर, तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर सईद, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप नाज़रीन को ज़रा इस बारे में भी आगाह कर दीजिएगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि डॉक्टर सीमी, इसके बाद मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि अक्सर ये होता है कि किसी बात को जब आप बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं या फिर एनजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर बीमारी से लड़ने की हिम्मत या जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी वो ऑलरेडी कम हो जाती है और फिर खौफ से मज़ीद कम हो जाती है, नींद उड़ जाती है, नींद की कमी से भी कम हो जाती है, भूख भी मर जाती है। तो ऐसे में डिप्रेशन से बचने के लिए और बीमारी की जो घबराहट है उससे दूर रहने के लिए डाइट के कौन सी लेनी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ा ऐसी जिसमें जिंक शामिल हो वो अपनी डाइट में शामिल करें, नींद कितने घंटे लेनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए? अच्छा, ये कोरोना की बीमारी हमें एक और एंगल सिखाता है कि डिसिप्लिन किस तरह रहना है। हमारी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन गायब है, तो ये मतलब बुरी चीज़ में से एक बड़ी जो आपने बंदा अहम बात की, बिल्कुल डिसिप्लिन कायम रखना है। डिसिप्लिन हम हो जाए तो बीमारी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल अगर डिसिप्लिन हो जाए, इसी तरह ग़िज़ा भी हम नरवी इख्तियार करें, उसमें जो मुनासिब ग़िज़ा है कि उसमें आप फल और फ्रूट्स और प्रोटीन डाइट्स आप लें, मैक्सिमम जितना आपका मतलब नींद काफ़ी पूरी करें अपनी, और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस वंस पहले हम एहतियात नहीं करते, हमारे डिसिप्लिन का ये हाल है, पहले हम एहतियात नहीं करते, जब खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए उस बेहतियाती की वजह से फिर हम पैनिक कर जाते हैं और फिर जो है हर वक्त जगह फ़ोन करते हैं कि बेड कहाँ मिलेगा, एक्सट्रीम फिर सोच रहे होते हैं। तो बीच का रास्ता इत्तेदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है हर हाल में, चाहे वो हम खाने पीने में हो या सोने में हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। जिस तरह अगर गवर्नमेंट हमें कहती है कि भाई मास्क पहनना लाजमी है, तो ये इसको हम अपने आप पे इतना हावी ना करें। अगर डिसिप्लिन है, ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हम डिसिप्लिन हो, या अगर वो 6 बजे तक का बंद करने का बोले तो गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं हम फिर एग्जैक्टली फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा ही जो अच्छी बात खुदा न खास्ता समझी जाती है कि अगर रेड सिग्नल पे नहीं रुकना तो ये कोई बंदा इससे बड़ा नज़र आता है, अगर आपने रूल्स वायलेट करने हैं तो ये कोई अच्छी बात समझी जाती है, जो कि अगेन बहुत गलत है। हमें इस बीमारी से अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें लर्निंग और लेसन लर्न करने के लिए बहुत कुछ है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी ग़िज़ा को भी मुनासिब और डिसिप्लिन के साथ लें, और नींद को भी भरपूर जितना मैक्सिमम हम हो सके कि नींद जब खुदा न खास्ता बीमारी हो तो आराम करें, और ये दूसरों लोगों को ना फैलाएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी की बीमारी हो गई तो वो फिर दूसरों को मास्क पहने बगैर दूसरे से बात करता है या वो बाहर जाता है और उसको मज़ीद स्प्रेड करता है। तो इसमें हमें एक सिविलाइज नेशन की तरह, एक ऐसे सिटीज़न की तरह जिनके वो अपने फ़राइज़ पता हो, तो इस बीमारी पे हम फिर भरपूर तरीके से काबू पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो किसी तरीके से भी इस बीमारी को काबू नहीं पाया जा सकता, और चाहे हुकूमत कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, लेकिन अगर एज इंडिविजुअल हम एक शहरी के नाते हम अपने फ़राइज़ पूरी नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इंडिविजुअल भी डिसिप्लिन शो करें और सोसाइटी में भी हम डिसिप्लिन शो करें, ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। ठीक है डॉक्टर सीमी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, सवाल दोहरा भी देती हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन इस बीमारी को लोग अपने सर पर जो सवार कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को जानती हूँ जिनको बुखार होता है तो वो कोरोना टेस्ट करवाते हुए घबरा रहे होते हैं कि कोरोना ना निकल आए। मतलब इतने में घबराहट में आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आप लड़ेंगे कैसे? तो ऐसे लोगों के लिए आज आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर सईद ने, और मैं उनसे बहुत अग्री करती हूँ कि एक तो ये एडवर्सिटी में भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, और जब मुश्किल वक्त आते हैं तो उसमें बहुत कुछ सबक सीखने के लिए, और ये असबाब जो हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेंगे, आप चलें, आप बाहर नहीं एक्सरसाइज कर सकते, अपने घर में टहल सकते हैं, खाना अच्छा खा लें, हाई प्रोटीन डाइट ले लें, आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें जो कि ऐसी मिकदार में हो, क्वांटिटी उनकी अप्रोप्रिएट हो, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं, ओवर ईट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोविड के अंदर बैठ के उन्होंने सिर्फ खाना ही खाना है और कुछ बाहर तो काम नहीं करना। दूसरा ये कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वो आप अपना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि लोगों से मेल मुलाकातें करें, बहुत सारी और चीज़ें ई लर्निंग कर सकते हैं आप। लोगों को, बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया, आप इस ज़माने में देखिए इंटरनेट पे बच्चों ने पूरे अपने असाइनमेंट्स किए हैं, होमवर्क्स कर लिए हैं। तो ये बातें भी देखें कि कुछ अच्छी बातें भी इसमें हो गई। डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ें भी हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन यस लोगों को बहुत हुआ है, बहुत
जाहिर है जो लोग बाहर निकला करते थे उनको अगर बाहर निकलने पर कैद और पाबंदी लग जाएगी तो लोग बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। लेकिन कोई और एक्टिविटीज ऐसी कर लें जिसके अंदर जो आपकी अनडन एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल लोगों को कुछ लिखने पढ़ने का शौक है, शेर व शायरी का शौक है, लिख लें, पढ़ लें, सीख लें, कुछ और चीज़ों में हेल्दी एक्टिविटीज में दिल लगा लें। मेरे ख्याल से ये वक्त गुजर जाएगा, एक दफ़ा ये गुजर जाए फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि दोबारा मुड़ के वापस ना आए और ये पैंडेमिक खुदा करे दुनिया से कहीं जमीन बुर्द समंदर बुर्द हो जाए और हम लोग जो हैं फिर दोबारा से हंसी खुशी रहने लगे जैसे हम पहले रहा करते थे। लेकिन तौर तरीका जिंदगी का इस कोविड ने बदल दिया है। अब हमें इसके साथ कई अरसे तक रहना पड़ेगा, तो जब तक हमें इसके साथ रहना है हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और हमें अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से बाद मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें शहर इक़्तिदार पर हैं। ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में जो चंद वाक़यात जो ख़वातीन की जान लेने के हवाले से हुए, ख़ास तौर पर नूर मुक़द्दम कत्ल जिसमें नूर मुक़द्दम की जान ली गई और साथ ही फिर आपने नसीमा बीबी का वाक़या देखा, इससे पहले उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या था। ये जो ऊपर नीचे कुछ वाक़यात हुए पिछले एक माह में, उन्होंने बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार कर दिया तमाम इदारों को, हुकूमत को, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात के बाद हुकूमत ने इस पर जो है वो गौर करना शुरू कर दिया है कि आखिर इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात की वजूहात क्या हैं और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें जो एक बहुत बड़ा मामला जो हुकूमत के सामने आ रहा है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, उस वाक़यात के बाद एक तो यह है कि इनको रोकने के हवाले से तो इक़दाम होंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं या खुदा न खास्ता होंगे या जो वाक़यात हो चुके हैं, इनके ज़िम्मेदारान को जल्द अज जल्द कैसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ा मामला जो है वो प्रोसिक्यूशन का है, जो कि ज़ाहिर है हुकूमत के अंडर आती है चीज़ के प्रोसिक्यूशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा इसमें यह है कि जब मामला अदालत में जाए तो अदालत में पहले ही अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग हैं, जब भी वो केस जाता है साल तक वो पेंडिंग रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खामोशी हो जाती है। फिर इसमें एक और जो मामला आता है वो है कि अफ्रीकैन की सुलह हो जाती है। लेकिन इस बार इन वाक़यात के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुशावरा शुरू कर दिया है और बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के केसेस में कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके स्पेशल चाहे कोर्ट्स बनानी पड़े या पहले से जो मॉडल कोर्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ानी पड़े या कुछ मॉडल कोर्ट्स को मुख्तस कर दिया जाए कि ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, जो इस तरह के कत्ल कर दिया जाता है ज़्यादती के बाद या वैसे ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात हैं, तो इस तरह के केसेस वहाँ पर चलें और जल्द अज जल्द फैसला हो। उसकी वजह यह है, इस तरह के बढ़ते हुए केसेस की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब ये मुआशरे में एक मैसेज ये है कि आप इस तरह के वाक़यात करें, उसके बाद पैसा दें और सुलह कर लें, उसके लिए भी यह है कि अगर इस केस में नूर मुक़द्दम के केस में अगर जिस तरह के जो कातिल की पार्टी है या फैमिली है वो बासर है, वो पैसे वाले हैं, तो अगर वो सुलह भी कर लेते हैं नूर मुक़द्दम के वालिदैन से, जिसके अभी चांसेस नज़र नहीं आते, लेकिन ज़ाहिर है इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, तो भी हुकूमत इस केस को आगे लेकर चलेगी। यानी इस फैमिली के साथ सुलह से भी जो मुबैना कातिल अभी हम कहेंगे कानून की नज़र में, लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कि उसने एतराफ़ कर लिया है, सब चीज़ें पता है, तो वाज़ेह तो है, लेकिन ज़ाहिर है जब कानूनी तौर पे उनको डिक्लेयर कर दीजिएगा कातिल तो फिर हम बिल्कुल उनको कह सकेंगे। अभी हम चलें मीडिया के ऊपर इसको मुबैना कातिल कह देते हैं, तो अगर वो सुलह कर भी लेते हैं तो भी वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि हुकूमत इस केस को आगे लेकर चलेगी। इसमें अभी जो इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर तो आज इस्लामाबाद पुलिस ने जो ब्रीफिंग दी उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी पुलिस की जानिब से मना किया गया है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है, वो आप मीडिया पे नहीं बता सकते, लेकिन चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये मामला नूर मुक़द्दम कत्ल से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें बड़े बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। किस तरह से इस्लामाबाद में जो है वो इस तरह से बड़े बड़े जो माफियाज हैं वो किस तरह का धंधा कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी अब इदारों का कंसर्न नजर आता है। ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ के बारे में आपको बता दूं जो लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में
एक बड़ा क्रैकडाउन होगा उन लोगों के ऊपर जो मंशात फरोशी के धंधे में मुलविस हैं, और इसी तरह से जो तालीमी इदारों में मंशात की फ़रोख्त और मंशात फराहम करने के हवाले से जो लोग इन्वॉल्व हैं। एक बड़ा जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन की भी तैयारियाँ नज़र आ रही हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें तमाम इदारे ऑन बोर्ड होंगे। उसकी रीज़न ये है कि तमाम इदारों के इस पर कंसर्न नज़र आ रहा है कि जिस तरह से मंशात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में, तालीमी इदारों में। और ये बड़े सवालात हैं कि अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में तालीमी इदारों के अंदर इस तरह से मंशात फराहम की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि नूर मुकद्दम कत्ल के बाद ये मामला इससे बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगले 48 से 72 घंटे इसलिए अहम है कि इन्हीं 48 से 72 घंटों में दोबारा जो कातिल है ज़ाहिर जाफिर उसको पेश किया जाना है, और साथ ही जो उसके वालिदैन हैं उनको भी उनकी ज़मानत का केस भी 30 तारीख को लगा हुआ है। इसमें एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, वो ये है कि उसके जो कॉल रिकॉर्ड है वो इदारों ने हासिल कर लिया है, जिसमें ये पता चल चुका है कि कत्ल से पहले और कत्ल के फ़ौरन बाद किस किस को कॉल की गई। इसके अलावा उसका बहुत सारा रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही क्योंकि उसके बारे में यह है कि बाहर भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये इस तरह की वो एक्टिविटीज़ करता रहा है। या वालदा के ऊपर जो एक रिपोर्ट हुआ कि वालदा के ऊपर उसने एक बार तशद्दुद की कोशिश की, तो उसके ऊपर इदारों को वहाँ मुतलाक किया गया है बैरून मुल्क। तो जिस जिस मुल्क में वो रहे उन मुल्कों में भी लेटर लिख दिए गए हैं, और अब उन मुल्कों से इसके रिकॉर्ड का जवाब जो आना है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस बार जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हिदायत दी हैं कि किसी तौर पे भी कातिल ना बच पाएं, और नसीमा बीबी का केस हो, ये केस हो, या उस्मान मिर्जा वाला मामला हो, इमरान खान साहब सजाएं चाहते हैं, और इसके लिए वो जो भी हुकूमत का किरदार होगा वो अदा करेंगे। ठीक है सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।